इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि एक्सरसाइज की चेंजेस क्या होती हैं ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हार्ट के अंदर वो क्या होती हैं। और दूसरा एस्पेक्ट इसका है ये कोरोनरी सर्कुलेशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज। आज जिस तरह टाइम कम था तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं सिर्फ ये एक एस्पेक्ट ही हम डिस्कस करेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज। जो एक्सरसाइज वाला है वो मे बी मंडे को हम डिस्कस कर लें या डॉक्टर सादिया शायद डिस्कस कर लेंगी। और दूसरा स्पेशल सर्कुलेशन वाला एस्पेक्ट है वो भी शायद वही कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कोरोनरी सर्कुलेशन एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो हम ये करने जा रहे हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज नाम से ही पता लगता है कि हार्ट की सर्कुलेशन से ये चीज़ डील कर रही है। कोई ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, हार्ट के मसल्स को, टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं रहता, वो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उस एरिया में इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा और वहाँ पर इन्फाक्शन हो जाएगा। तो कि अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन इस्कीमिक हार्ट डिजीज। सो ब्लड की ऑब्वियसली ब्लड, हार्ट जो है पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन जनरेट कर रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जनरेट कर रहा है, तो सबको वो चीज़ें बांट रहा है। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है पूरी बॉडी के अंदर। तो ब्लड ने अपने लिए भी कुछ वेसल्स हैं, उन वेसल्स का नाम है कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी ब्लड वेसल्स या कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ये हार्ट की सप्लाई करती हैं ब्लड को। और ऑब्वियसली कुछ वेन्स होंगी जो कि वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट का है उसको वहां से रिमूव करेंगे। इंपॉर्टेंटली कोरोनरी वेसल्स में अगर देखा जाए तो दो टाइप्स की कोरोनरी वेसल्स मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी और एक को कहते हैं लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है इट बेसिकली डील्स विद द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। मतलब लेटरल वॉल्स, लेफ्ट साइड, इंटीरियर वॉल, ये सारी जो है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेटरल वॉल इंटीरियर लेफ्ट साइड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वो डेवलप हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड की राइट कॉर्नरी आर्टरी है जो कि राइट साइड और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। सो ये दो आर्टरीज हैं, कॉमनली देखा जाता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जी तो लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हुई हुई है क्योंकि लेफ्ट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा काम कर रही है। और लेफ्ट साइड की दो ब्रांचेस हैं जिसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच या लेफ्ट, और दूसरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। तो ये दो कॉर्नरी आर्टरीज हैं जो कि राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, और मैं ये उसको कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ वेन्स भी होंगी जिसमें अभी हम डिटेल देखते हैं। वीनस कॉर्नरी साइनसेस होते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड को इन्वॉल्व करते हैं, वहां से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां से साइनसेस के थ्रू मूव करता है। फिर कार्डिक वेन्स होती हैं, फिर थेबेसियन वेन्स होती हैं। तो ये बेसिकली डील्स विद एनाटॉमी के कौन सी आर्टरीज और कौन सी वेन्स। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि एक ऑर्गन है वहां पे कुछ आर्टरीज होंगी जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं और कुछ वेन्स होंगी जो वहां से ब्लड को ड्रेन कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कॉर्नरी सर्कुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर देखा जाए, इसका एस्टिमेट किया जाए तो अराउंड 4 to 5% ऑफ कार्डिक आउटपुट है। टोटल कार्डिक आउटपुट जो कि था स्ट्रोक वाली मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, एक मिनट में कितना हार्ट से ब्लड निकल रहा है, तो उसको अगर देखा जाए, उसको अगर 100 पार्ट्स किए जाए तो 4 to 5% जो है वो जो कार्डिक आउटपुट निकल रहा है उसकी सप्लाई जो है वो हार्ट को जा रही है। इसको अगर मिनट में देखा जाए तो 225 ml/मिनट के करीब होती है ये। और अगर कार्डिक टिश्यू का एक 100 ग्राम को देखा जाए, ये एमसीक्यूज में चीजें आई हुई हैं, 100 ग्राम को कार्डिक को टिश्यू देखा जाए तो अराउंड 65 to 70 ml/मिनट 100 ग्राम टिश्यू को प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे, मैं सिर्फ जनरलाइज कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इनका अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाएगी, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाएगी तो आप सबको पता है कि वो एंजाइना पेक्टोरिस, पेन ऑफ द चेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, और उसमें फिर कुछ ड्रग्स इन्वॉल्व हैं जो कि दी जाती हैं और सारी। अब हम चीजें इसको एक दफा देख लेते हैं। जी प्लीज, ये कौन रीड करेगा स्टार्टिंग? जी एसएम किसी को रिकमेंड कर दो भाई। अब्दुल मुताल।
हेलो। जी जी बोलो बेटा। आप लोगों ने जी स्टार्टिंग शेर। करते करते ही देखो 10-15 मिनट तो यही ज़ाया कर दिए हैं। मैंने आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, इसलिए ज़रा स्पीड में प्लीज़, हमें थोड़ा सा टाइम ऊपर भी लगेगा। ये पढ़ें जी। Physiologic anatomy of the coronary blood supply. The main coronary arteries lie on the surface of the heart, and smaller arteries then penetrate from the surface into the cardiac muscle mass. It is almost entirely through these arteries that the heart receives its nutritive blood supply. Heart muscle is supplied by coronary arteries: right coronary artery, left coronary artery, left anterior descending left circumflex artery. ठीक है, तो मैंने इस तरह पहले शुरू में बात की कि कॉर्नरी आर्टरीज इन्वॉल्व हैं जो कि हार्ट पे पड़ी हुई हैं और ये उसको सप्लाई कर रही। दो कॉर्नरी आर्टरीज हैं। राइट कॉर्नरी आर्टरी है जो कि ऑब्वियसली राइट एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है हार्ट का, उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट और लेटरल एस्पेक्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। उसकी फर्दर दो टाइप्स या दो ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में जी। पढ़े आगे। Coronary blood supply. Left coronary artery supplies mainly the anterior and left lateral portions of the left ventricle. Right coronary artery supplies most of the right ventricle as well as the posterior part of the left ventricle. ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं पहले जी। वीनस ड्रेनेज अब इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉर्नरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीनेटेड, और अब वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको ड्रेन कैसे करना है वो अब हम देखने लगे हैं जी। Venous drainage. Most of the coronary venous blood flow from the left ventricular muscle returns to the right atrium of the heart by the way of the coronary sinus. Width is about 75% of the coronary blood flow. On the other hand, most of the coronary venous blood from the right ventricular muscle mass returns through small anterior cardiac veins that flow directly into the right atrium, not by the way of the coronary sinus. A very small amount of the coronary venous blood flow also flows back into the heart through very minute the BC veins which empty directly into all the chambers of the heart. सो हमें यहाँ पता लगा कि जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट वेंट्रिकुलर मैस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मैस है, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड to drain the deoxygenated blood towards the coronary sinus. Obviously, it moves through the right atrium, but the left ventricular mass is dependent on the coronary sinus. और ये तकरीबन कितना 75% ऑफ टोटल coronary blood flow जो है ये यहाँ पर डील कर रहा है coronary sinus. So ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि coronary sinus कहाँ डील कर रहा है. It reflects, it drains the deoxygenated blood mostly from the left ventricular mass, and it is concerned about 75% of the total coronary artery. जबकि राइट साइड का राइट वेंट्रिकुलर मैस जो है, इधर कौन सी चीज एसोसिएटेड है? कार्डिक वेन्स। कार्डिक वेन्स एसोसिएटेड हैं, और उसके अलावा कुछ स्मॉल वेन्स है जिसको थिबिसिन वेन्स भी कहते हैं, वो भी एसोसिएटेड है। तो ये वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज। ओके जी, आगे। Normal coronary blood flow, the resting coronary blood flow in the human being averages about 225 milliliter per minute. 4 to 5% of the total cardiac output, 65 to 70 ml per minute, 100 grams of cardiac muscle. During strenuous exercise, the heart in the young adult increases its cardiac output fourfold to sevenfold, and it pumps this blood against a higher than normal arterial pressure. जी ऐसा कोई और नाम ले बेटे। सर मुस्तजाब। जी मुस्तजाब। सर उसका मुझे मैसेज आया था कि मेरा नाम लो, मैं रीडिंग के लिए। चलो आगे नेक्स्ट बताओ। वो तो शोर है तो पराठे में। चलो ये एब्सेंट हो गया, आगे चलो नेक्स्ट नाम। सर मोहम्मद जहाजेब। जी जहाँ से
Yes, sir. Normal coronary blood flow. The resting coronary blood flow in the human beings average about 225 ml per minute, 4 to 5% of the total cardiac output, 65 to 70 ml per minute in 100 gram of cardiac muscles. During strenuous ये exercise, अब मैं the जैसे heart आपको बताना था, सुन लो in बात मेरी। ये कॉरोनरी ब्लड फ्लो के नॉर्मल कुछ पैरामीटर्स हैं, ये हमने देख लिए हैं। 225 ml पर मिनट है, 4 to 5% ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट है, और 65 to 70 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ कार्डिक मसल है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब इनको मेजर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये कॉरोनरी ब्लड फ्लो को मेजर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? शाबाश, ये बताएं, पढ़ें जी। direct electromagnetic flow meter, by fixed principle, by Doppler flow meter, echocardiogram. यहाँ पर एक हम और चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट मुझे बताएगा, मैं देखता हूँ कौन है। Intrathoracic electric bioimpedance method. अच्छा, वेरी गुड। और Platysmography. वेरी गुड, शाबाश। ये किसने बताए हैं दोनों? पहले किसी और ने बताया, दूसरा किसी और ने बताया। Herman और मीरब। वेरी गुड, शाबाश बेटा। सो ये भी हम ऐड कर सकते हैं, प्लेटिस्मोग्राफी और ये जो मैंने कहा है। क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैंने बस ये बताना था कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं ब्लड फ्लो को मेजर करने के, और आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मेथड्स आपको जनरलाइज, पूरी सीवीएस आपने ऑलमोस्ट पढ़ ली हुई है, ब्लड फ्लो के मेजरमेंट के मेथड्स आपको आइडिया है। एकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल है, डॉपलर फ्लो मीटर है, एकोकार्डियोग्रामी है, और प्लेटिस्मोग्राफी है। तो ये सारी चीजें होती है जी। आगे अब इसमें ये आ गई है ट्विस्ट ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन, that is the biphasic circulation या biphasic changes of coronary blood flow, और obviously it is against the natural effect के यूजुअली देखा जाता है कि सिस्टोल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और डायस्टोल में ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, जबकि यहाँ पर बात कहानी उल्टी है। यहाँ पर बात यह है कि सिस्टोल के अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और डायस्टोल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। रीजन ये है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी वेसल्स हैं, दे लाई परपेंडिकुलर टू द कार्डिक टिश्यू। तो परपेंडिकुलर टू कार्डिक टिश्यू होने की वजह से ये क्या होता है कि जब कार्डिक मसल्स कंट्रैक्ट करता है, कार्डिक मसल कंट्रैक्ट करता है, तो वेसल्स को भी साथ कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग सिस्टोल जो कोरोनरी वेसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सिस्टोल जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड ड्यूरिंग डायस्टोल अगेन उसका ओपन हो जाता है, ल्यूमन ओपन हो जाता है, और वो ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाता है। ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है कोरोनरी वेसल्स के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बायोफिजिक चेंजेस आती हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो में, एंड इट इज अगेंस्ट द नॉर्मल थिंग, नॉर्मल रूटीन, के सिस्टोल में ब्लड प्रेशर, इसका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज कर जाता है, ड्यूरिंग डायस्टोल इंक्रीजेस। जी इसको पढ़ दो जहां से। blood flow through coronary arteries is not constant. It decreases during systole, it increasing during diastole. Intermural vessels supplying myocardium are perpendicular to the cardiac muscles. So during contraction, they are compressed, and during relaxation, blood flow is increased. जब आप देख सकते हैं डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यूरिंग सिस्टोल इट इज डिक्रीजिंग एंड ड्यूरिंग डायस्टोल इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी। जी अब हम ये देखने लगे हैं कि ये कौन कौन सी वेसल्स हैं, एपिकार्डियल वर्सेस सब एंडोकार्डियल कोरोनरी ब्लड वेसल्स। ये पढ़ दो जी, जहां से बात पढ़ो इसको। ये सिर्फ आपने नाम याद करने हैं, जस्ट नेम्स आपको आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। एससीक्यूज के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एमसीक्यूज के लिए ही पार्ट चलेगा ये सारा जी। Epicardial versus subendocardial coronary blood flow, effect of intramyocardial pressure. Outer surface epicardial coronary arteries. Smaller intramuscular artery derived from epicardial arteries penetrate the muscle. Lying immediately beneath the endocardium is a plexus of subendocardial arteries. तो बेसिकली ये मेनली बताया गया कि सबसे पहले आउटर लेयर में एपिकार्डियल है और सबसे नीचे सब एंडोकार्डियल है। बाहर एपिकार्डियल एपिथेलियम की जिस तरह बाहर आउटर साइड होती है, तो एपी मींस आउटर साइड, एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज आउटसाइड, और अंदर जो एंडोकार्डियम के अंदर है वो दैट इज सब एंडोकार्डियल आर्टरीज, और बीच में कनेक्टिंग है, दीज आर द इंट्रामस्कुलर या इंट्राम्यूरल भी कुछ कहते हैं, वो भी आपकी ये इसमें आपकी कनेक्टिंग है जो कि एपिकार्डियल और सब एंडोकार्डियल में आती है। तो ये मेनली आर्टरीज पता होनी चाहिए आपको, कोरोनरी आर्टरीज में कौन कौन सी टाइप्स हैं जी।
During systole, blood flow through the subendocardial plexus of the left ventricle, where the intramuscular coronary vessels are compressed greatly by ventricular muscle contraction, tend to be reduced. However, the extra vessel of subendocardial plexus normally compensate for this reduction. जनरली वही बात है कि बायोफिजिक आ रहा है और उसकी कंपनसेशंस की बात हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको मेनली यही पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड फ्लो कोरोनरी वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है एंड ड्यूरिंग डायस्टोल इट इज इंक्रीज, और ऑब्वियसली जो नेटवर्क है एपिकार्डियल सब एंडोकार्डियल का वो उस चीज को थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ा माइल्ड इफेक्ट होता है। मेनली आपने कोरोनरी वेसल्स का ही माइंड रखना है और ये एमसीक्यूज के लिए ही चीज आती है। फिर फैक्टर्स रेगुलेटिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो, ये वो सारे फैक्टर्स आपके माइंड में सोचो, वो जो पूरा चैप्टर हम कर चुके थे लोकल और ह्यूमोरल वाला। अब यहाँ पर किसी को कुछ नाम याद आ रहे हैं? मैं देखता हूँ किसको यहाँ नाम याद आते हैं। हार्ट का नाम लिया है और उस चैप्टर के अंदर हार्ट के रेफरेंस से एक बात थी, शाबाश। सर एडिनोसिन। वेरी गुड, शाबाश। ये किसने बताया? सर फाइजा अरशद। फाइजा अरशद, वेल डन बेटा। सो वहां पर हमने एडिनोसिन की बात की थी, हमने कहा था लोकली वेजोडाइलेटर प्रोड्यूस होता था जो कि लोकल वेजोडाइलेशन करवाता था कोरोनरी वेसल्स की। तो यहाँ पर आप देखोगे वो फैक्टर्स में ऑटो रेगुलेशन में ये चीजें आएंगी। नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन कम जा रही है तो क्या हो रहा है, सोचो। वेरी गुड, कम जा रही है तो लोकल वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ऑब्वियसली नीड ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेंगी कोरोनरी वेसल्स। अगर कम ऑक्सीजन जा रही है तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी, अगर ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसके अलावा मेटाबॉलिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, याद करो मेटाबॉलिक थ्योरीज, ऑक्सीजन लैग थ्योरी, वेजोडाइलेटर थ्योरी। मेटाबॉलिक फैक्टर्स वहां पे अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो वहां पर लोकल वेजोडाइलेटर्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें एक एग्जांपल हमारे पास आती है आपकी एडिनोसिन की आती है। फिर उसके अलावा और क्या यहाँ पर आएगी, शाबाश? कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर एंड पोटेशियम फैटी एसिड। हमने कुछ फैक्टर्स कल पढ़े थे, याद मैं देखता हूँ कौन बताता है बच्चा, जीनियस। कुछ फैक्टर्स रिलीज होते थे ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द मसल्स। सर एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स एंड ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स जो होते थे, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये पेप्टाइड्स भी लोकल कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। इसके अलावा नर्वस फैक्टर्स हैं। नर्वस फैक्टर्स में क्या हो सकता है जी? ऑब्वियसली क्या होगा, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक क्या होगा? सर यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक है, नर्वस की ट्रिक है। सर यहाँ पे तो वेजोडाइलेशन होती है ना, कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर वेजोडाइलेशन होती है, वजह से वेजोडाइलेशन होगी। मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एडिनोसिन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आ गए। फिर नर्वस फैक्टर्स में याद रखना कि सिंपैथेटिक इंक्रीज हार्ट रेट, और सिंपैथेटिक यहाँ वेजोडाइलेशन करवाता है। ठीक है जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में एक वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, लेकिन कोरोनरी वेसल्स में वेजोडाइलेशन करवाता है। ये क्यों करवाता है, ये भी मैं भी इसकी रीजन प्रूफ आपको दूंगा। और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी वेसल्स। तो ये आपने बात याद रखनी नर्वस में ये कैसे कर रही है। चलें अब हम इसको जरा इसके प्रूफ्स देखने लगे कि ये कैसे रोल प्ले कर रहा है। जी कौन रीड करेगा, नाम ले लें किसी का। जी भाई, सर सना जाहिद। जी सना जाहिद पढ़ें। Nervous control of coronary blood flow. Stimulation of the autonomic nerves to the heart can affect coronary blood flow both directly and indirectly. The direct effects result from action of the nervous transmitter substances, acetylcholine from the vagus nerves and norepinephrine from the sympathetic nerves on the coronary vessels. The indirect effect results from secondary changes in coronary blood flow caused by increased or decreased activity of the heart. सो यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट्स और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आपके नर्वस कंट्रोल में हो रहे हैं। डायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन, वो जो आपका एसिटल, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो जो वहां से रिलीज हो रहा है उसके डायरेक्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब जो एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के होने की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं और इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी हो रही है, उसके इन्फ्लुएंस में जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कहेंगे। तो ये यहाँ पर भी याद रखना, दो का रूल याद रखना है आपने। कोरोनरी में दो का रूल याद रखना कि बायोफिजिक उसकी है कंट्रोल, ब्लड फ्लो भी ऐसा है, सिस्टोल और डायस्टोल में ऑपोजिट है, और उसके इफेक्ट्स में भी दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आते हैं। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये एक दफा हम पढ़ते हैं। जी पढ़ें।
Sympathetic stimulation increases both heart rate and heart contractility and increases the rate of metabolism of the heart. तो ये In डायरेक्ट इफेक्ट turn, हो the गया, increase ये डायरेक्ट इफेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट इफेक्ट हो गया कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई, जो हम पढ़ा है सारा, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया। जी, अब क्या होगा? In turn, the increased metabolism of the heart sets off local blood flow regulatory mechanisms for dilating the coronary vessels, and the blood flow increases approximately in proportion to the metabolic needs of the heart muscle. In contrast, vagal stimulation with its release of acetylcholine slows heart and has a slight depressive effect on heart contractility. आपको These ये यहाँ पर effects जी पढ़ें। These effects decrease cardiac oxygen consumption and indirectly constrict the coronary artery. So अब आप ये देखोगे यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट क्या आ रहा है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुई है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई है, लेकिन वहां पर मेटाबॉलिज्म भी तो बढ़ गया, वहां पर न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां काम ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हाई हो गया, तो वहां पर क्या होगा, लोकली वहां पर इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका ये आएगा कि वेज़ोडाइलेशंस हो जाएंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में कोरोनरी वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन होती है। अब आपको समझ आ गई ये बात सबको? यस सर। गुड जी। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज है क्या जी? नेक्स्ट किसी का नाम लें, शाबाश। जवार सर। जी जवार। Ischemic heart disease. Atherosclerosis is a cause of ischemic heart disease. What is Overweight, atherosclerosis? अब ये क्या है atherosclerosis? क्या चीज है जवार? What is atherosclerosis? सर plaque formation उसमें arteries में Inside the vessels जो होती है, जिसको थ्रोम्बस या एम्बोलस की फॉर्म में वो वहां पर अटैच हो जाते हैं, इसमें मोस्टली लिपिड्स होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। जी पढ़ें आगे, शाबाश। Overweight, sedentary lifestyle, or who have high blood pressure, damage to the endothelial cells of the coronary blood vessels. Large quantities of cholesterol gradually become deposited beneath the endothelium. Gradually, these areas of deposit are invaded by fibrous tissue and frequently become calcified. The net result is the development of atherosclerosis plaques that actually protrude into the vessel lumens. A common site of development of atherosclerotic plaques is the first few centimeters of the major coronary arteries. जी वेरी गुड। इसके आगे क्या होगा? शाबाश, 2-3 स्टेप्स और इसके, शाबाश बनाओ, खुद ही सोचो, कम ऑन। एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया, प्लेग डेवलप हो गया, और उसका लाइफस्टाइल ऐसा था, ब्लड प्रेशर हाई था, एंडोथेलियल लाइनिंग्स पे वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जिसमें आपके HDLs हैं और ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद फाइब्रस टिश्यू भी बीच में आ गया। उसने कहा जी यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? कोरोनरी सर जब तक बाईपास नहीं करेंगे सर तब तक नहीं होगा, मतलब नहीं, आप देखो ना वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, अब वहाँ पर क्या होगा? शाबाश, सोचो। कोलैटरल ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया किसने बताया? कार्डियक। इस्कीमिया किसने बताया? सर मैं हूँ तलहा। तलहा, वेरी गुड, शाबाश तलहा। इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा भाई, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो लोकली वहाँ पे इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा, इनफैक्ट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जब इस्कीमिया डेवलप होगा तो उसके रिस्पॉन्स में फिर आप देखो ना वो चीजें डेवलप होंगी, कोलैटरल सर्कुलेशन अपना रोल प्ले करेगी, पहले इस्कीमिया तो होना है ना। तो ये इस्कीमिया डेवलप हुआ है, इन्फार्क्ट डेवलप हुआ है, तो उसके रिजल्ट में आप ये कह सकते हैं इट इज एन इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग्स जो होते हैं ये अपना काम कर रहे हैं, कोरोनरी एक्लूजन डेवलप होती है। जी आगे पढ़ें। Acute coronary occlusion. Acute occlusion of coronary artery most frequently occurs in a person who already has underlying atherosclerotic coronary heart disease, but almost never in a person with a normal coronary circulation. So usually coronary artery occlusion उनमें develop होती है जो कि already atherosclerosis उनके develop हो रहे होते हैं। इसलिए usually देखो, अब बाहर जो आप स्टेट्स में चले जाएं, यूके में, यूरोप में, वहाँ यूजुअली ट्रेंड्स हैं कुछ, उनमें यूजुअली देखा जाता है कि अराउंड 40 के बाद एक स्कैन किए जाते हैं बॉडीज के, अराउंड 45 की एज के बाद किए जाते हैं, 50 की एज के बाद। जस्ट वो चीज़ें क्या रूल आउट कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को रूल आउट कर रहे हैं कि कोई ये एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा, एज के साथ कोई कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। कैंसर को उसको रूल आउट करने के लिए, डिफरेंट डिजीज को रूल आउट करने के लिए चीज़ें की जाती हैं।
लेकिन पाकिस्तान में हम लोग जब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं हम अच्छी तरह उनको पाल लेते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि ये चीज़ डेवलप हो गई है। लेकिन वही बात है कि कोरोनरी आर्टरी एक्लूजन इसको यूजुअली रूटीन में हम अपने अगर इसको चेक रखें, अपने लिपिड प्रोफाइल को चेक रखें, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट कोरोनरी आर्टरी एक्लूजन डेवलप उन्हीं में होती है जिसमें अंडरलाइंग एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ होता है, जो कि फैट भी ओबेसिटी जिनके अंदर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, उनके अंदर ये अंडरलाइंग एक साइलेंट किलर है, ये अंडरलाइंग चीज चल रही है जिसको उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरी एक्लूजन होती है। जी अब एक्लूजन कैसे रोल प्ले कर रही है, जी आगे क्या होगा? Acute occlusion can result from the following. The atherosclerotic plaque can cause a local blood clot called a thrombus that occludes the artery. Thrombus usually occurs where arteriosclerotic plaques, आपने slides कर दिया, where arteriosclerotic plaque has broken through the endothelium, thus coming in direct contact with flowing blood. Because the plaque presents an unsmooth surface, blood platelets. सर आपने स्लाइड ही आगे एक नहीं, वही स्लाइड है, बड़ा हो गया थोड़ा। चलो वही स्लाइड है भाई। अच्छा, because the plaque present an unsmooth surface, blood platelets adhere to it, fibrin is deposited, and red blood cells become entrapped to form a blood clot that grows until it occludes the vessel. Occasionally, the clot breaks away from its attachment on the atherosclerotic plaque and flows. A thrombus that flows along the artery in this way and occludes the vessel more distally is called a coronary embolus. सो हमें यहाँ पर क्या पता लगा, आप लोगों ने जब ब्लड भी पढ़ा था आपने याद रखा होगा कि वो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स थे उसमें क्या था, स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वेसल। क्या ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है अंदर क्लॉटिंग का? यस यस स्मूथ सरफेस जो होती है वो एंटी थ्रोम्बोजेनिक वरना इंट्रिंसिक वरना फिर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो प्लेग डेवलप हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ और वहाँ पर वो अनस्मूथ सरफेस क्रिएट हुई जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स की एडहेरेंस स्टार्ट हो गई है, फैब्रिन वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, रेड ब्लड सेल्स की एंट्रैपमेंट शुरू हो गई है और अल्टीमेटली इट विल लीड्स एंड ग्रोज इनटू अ बिग क्लॉट व्हिच इज एम्बोलस और थ्रोम्बस। ठीक है, ये अब जब अटैच हो जाएगा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या करेगा, सडनली कोरोनरी आर्टरी एक्लूजन की तरफ जाएगा और वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मेनली clinicians believe that local muscular spasm of coronary artery can also occur. The spasm may lead to secondary thrombosis of the vessels. तो ये thrombosis ये आप देख सकते हैं, this is the plague जो कि thrombus develop हो गया है और एक coronary artery की occlusion हो गई है और coronary artery की जो blood supply थी वो compromise हो गई है towards the cardiac tissue. अब इस पॉइंट पे अगर वो बंदा एक्सर्शन करता है या एक्सरसाइज करता है या भागता है तो क्या होगा, यहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो अक्लूडेड आर्टरी के अंदर से उतनी ही जा रही जितनी पहले जा रही थी, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हार्ट की, वहाँ पर लोकल इस्कीमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मेन इसका ये इसकी जिस्ट मेन ये है। अब लाइफ से अब यहाँ पर कोलैटरल्स कैसे काम करती हैं, जी पढ़ो जी। लाइफ सेविंग वैल्यू ऑफ कोलैटरल circulation in the heart. When a sudden occlusion occurs in one of the larger coronary arteries, the small anastomosis begin to dilate within the seconds. Diameters of collateral vessels do not enlarge much more for the next 8 to 24 hours. But then collateral flow begins to increase, doubling by the second or third day and often reaching normal or almost normal coronary flow within about 1 month. Because of these developing collateral channels, many patients recover almost completely from various degrees of coronary occlusion when the area of muscle involved is not too great. So again, वो depend करता है कि severity क्या है, जो हार्ट अटैक हुआ है, इस्कीमिक डिजीज हुई है, उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा सिवियर है, उसने ठीक ठाक इंटीरियर वॉल लेटरल वॉल टोटली उड़ा दिया है, ठीक है, डैमेज हुआ है बहुत जबरदस्त, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो परसेंटेज एक्सपेक्टेंसी है या उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑब्वियसली उसका परसेंटेज कम हो जाती है और कोलैटरल सर्कुलेशन की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर उसकी डैमेज कम है, लिमिटेड है और वो कंट्रोल हो रही है और लोकल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो रहे हैं और उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस कोलैटरल सर्कुलेशन सपोर्ट कर रही हैं और प्लस ऑब्वियसली कुछ ड्रग्स भी दी जाएंगी, उसको मेडिसिन भी दी जाएंगी
जो कि लोकली वेजोडाइलेशंस करवाएंगी और वो उसको इम्प्रूव करेंगी, तो वो चांसेस हैं कि वो इसको कंट्रोल कर लें विद इन 1 डे 2 डे। ऑब्वियसली जब जिसको हार्ट अटैक होता है कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट, उसके तो मिनट ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, 1-1 मिनट 2-2 मिनट से उसकी जिंदगी चेक की जा सकती है। मतलब ईसीजी भी जब आप, वो मैंने बताया था कि ईसीजी जब चेक करते हैं तो ईसीजी में 1-1 मिनट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। हार्ट खुद देखो कि 1 मिनट में 72 टाइम्स कंट्रैक्ट कर रहा है, उस 72 टाइम्स में से 2 टाइम अगर वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा, इरेगुलरिटी इरिथमिया कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखो कि 1 मिनट 2 मिनट की क्या वैल्यू होगी कि वो जो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, 1 मिनट में 0.83 सेकंड्स में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो 1 मिनट की सेकंड्स की क्या वैल्यू होगी हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपके मिनट्स में, आवर्स में सारी चीजें कोलैटरल सर्कुलेशन को कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं। और ये पहला टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है जिसमें कोलैटरल सर्कुलेशन पे एक्टिव हुए में मेडिसिन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो अल्टीमेटली कोलैटरल्स उसको रिकवर कर जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो, ये आर्टरीज वेन है और ये कोलैटरल सर्कुलेशन उनकी एनास्टोमोसिस डेवलप हुई हुई है। नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। मुझे इसमें से पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि ऐसी चीज बड़ी रेयर सिंड्रोम्स वगैरह पूछे जाते हैं। कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, अब नाम से जाहिर है कोरोनरी वेसल्स को चोरी कर रहा है अंदर से कुछ, वो क्या चीज चोरी कर रहा है वो देखते हैं जी, पढ़ो। Coronary steal syndrome, anastomotic blood vessels that supply blood to ischemic areas of heart must also still supply the areas of the heart that they normally supply. When the heart becomes excessively active, the vessels of the normal musculature become greatly dilated. This dilation allows most of the blood flowing into the coronary vessels to flow through the normal muscle tissue, thus leaving little blood to flow through the small anastomotic channels into the ischemic area. As a result, the ischemic condition worsens. This condition is called the coronary steal syndrome. So, अब यहाँ पर क्या है, लड़ाई हो रही है हेल्दी एरिया और अफेक्टेड एरिया। नॉर्मल एरिया, डैमेज्ड एरिया, नॉर्मल एरिया, इन्फेक्टेड एरिया, इस्कीमिक एरिया। अब होता क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो सबको सप्लाई कर रही हैं, नॉर्मल ब्लड सप्लाई भी कर रही हैं, हेल्दी को भी कर रही हैं और इन्फेक्टेड एरिया को भी कर रही हैं। अब इन्फेक्टेड एरिया क्यों डेवलप हुआ? इन्फेक्टेड क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई थी, वहाँ ब्लड जा ही नहीं रहा था और एक कोलैटरल सर्कुलेशन से एनास्टोमोसिस की वजह से वहाँ पे पहुँचना शुरू हुआ और वो इस्कीमिया जो है वो ऑब्वियसली फाइब्रस टिश्यू और स्कारिंग की तरफ कन्वर्ट हुआ और वो ठीक होना शुरू हो गया। अब नॉर्मली जब हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, उसने एक्सरसाइज की, तो फिर क्या हुआ, वो जो हेल्दी एरिया था वहां पर ज्यादा लोकल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए, मे बी वहां पर एडिनोसिन ज्यादा प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से वो जो वेसल्स थी वहां पर वेसोडाइलेट कर गई और वो जो ब्लड था जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इन्फेक्टेड एरिया, इस्कीमिक एरिया और हेल्दी एरिया के अंदर, उसने थोड़ा सा अपने आप को टर्न लिया और वो जहां पर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे थे उस तरफ उसने अपनी डायरेक्शन ले ली। मतलब ये कि जब एक्टिविटी हुई तो वो जो ब्लड था, एक्स्ट्रा ब्लड, इन्फेक्टेड एरिया वाला, इस्कीमिक एरिया वाला भी नॉर्मल ब्लड था, वो मूव कर गया टुवर्ड्स द हेल्दी एरिया, टुवर्ड्स द हेल्दी सेक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर वो ब्लड नॉर्मल उसको तो देना शुरू कर दिया, लेकिन जो इस्कीमिक पैटर्न था वो और एनहांस हो गया और वर्सन हो गया, जिसकी वजह से वो कंडीशन, उसकी इस्कीमिक कंडीशंस और ज्यादा वर्स हो जाएंगी और वो टोटल इस्कीमिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। इट इज द स्टीलिंग ऑफ द नॉर्मल ब्लड बिटवीन द हेल्दी एरिया एंड टुवर्ड्स द इस्कीमिक एरिया। इसका कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का? जी बेटा रिपीट कर दें। तो इसका मतलब ये सिर्फ तब होगा जब इस्कीमिया हुआ और उसके बाद एक्सरसाइज करे बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, जब इस्कीमिया हुआ होगा तब ही होगा। देखो जब तो सर यहाँ पे कोरोनरी मतलब सर यहाँ पे जो कोलैटरल्स डेवलप हुए हैं वो उनमें से भी ब्लड उस तरफ जाएगा कि वो वही बात है ना। देखो हार्ट में जब एडिनोसिन प्रोड्यूस होता है तो वो लोकल वेसोडाइलेटर है, लोकल वेसोडाइलेटर है, वो लोकल एरिया जो अपना है उसको एनहांस करने के लिए वहां पर वो लोकल वेसोडाइलेशन करवा देगा। ठीक है, अब आप खुद देखो, एक एग्जांपल ले लो कि 2 एरियाज हैं, 2 घर हैं, ठीक है, एक ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज घर है और एक नया घर बना हुआ है। ठीक है, बारिश हुई, ठीक ठाक बारिश हुई और पानी जो है वो नए घर में भी जा रहा है और पुराने घर में भी जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो जिसको बैलेंस मेंटेन करना है इस्कीमिक टिश्यू का और नॉर्मल टिश्यू का, उसके अंदर बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। और वो जो लोकल वेसोडाइलेटर्स हैं, वो जो नया घर बना हुआ है, वो उनके पास स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशलाइज मेथड्स हैं, जिसकी वजह से वो जो सारा पानी है वो अपनी तरफ खींच लेंगे और वो जो दूसरा पानी है उस तरफ वो जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है,
वो तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वहां पर पानी जा ही नहीं रहा, वो शायद घर भी नीचे हो। तो इसको एग्जांपल इसका इस तरह आप समझें कि इन्फेक्टेड एरिया, इस्कीमिक एरिया वर्सेस हेल्दी एरिया। इस्कीमिक एरिया को ऑलरेडी उसकी तो ऑलरेडी वो अपनी कमी पूरी कर रहा है, जितनी भी उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है मालिक गनीमत समझ के वो ब्लड उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना इस्कीमिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो ताकि उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे और वो अपना काम चलाता रहे। जबकि हेल्दी है, जबकि जो हेल्दी है उसका कोई इशू नहीं है, और वो हेल्दी वहां पर लोकल वेजोरेलेटर प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से वो जो उसका हिस्सा है वो भी वो खा जाएगा। उस लोकल वेजोरेलेशन ऑफ द हेल्दी एरिया की वजह से जो ब्लड सप्लाई उधर जा रही थी स्कीमा, वो भी इधर मूव करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो टोटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और वो स्कीमा तबाह हो जाएगा। इसको कहते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। सर लेकिन ये सिर्फ तभी होगा ना जब पहले इस्कीमिया हुआ, उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से जो नॉर्मल मस्कुलेचर था वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। नॉर्मल इंसान के अंदर तो ये नहीं हो सकता, ये तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का जो पेशेंट है उसमें ही होगा। लेकिन उसके बाद भी एक ही कंडीशन होनी चाहिए ना कि हार्ट बिकम्स एक्सेसिवली एक्टिव, तभी मतलब नॉर्मली इस्कीमिया हो तब तो ये नहीं होती ना। व्हेन हार्ट बिकम्स एक्सेसिवली एक्टिव, ये लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, तो ये समझ आ गया कोरोनरी स्टील सिंड्रोम? यस सर जी। अब इसके बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज से हम जंप करते हैं टुवर्ड्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जी पढ़ो, नेक्स्ट कौन है? Myocardial infarction immediately after an acute चलो तुम ही पढ़ दो। Immediately after an acute coronary occlusion, blood flow ceases in the coronary vessels beyond the occlusion, except for the small amounts of collateral flow from surrounding vessels. The area of muscle that has either zero flow or so little flow that it cannot sustain cardiac muscle function is said to be infarcted. The overall process is called myocardial infarction. जी समझाओ जवाब मुझे ये क्या है? सर वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई कॉरोनरी वेसल के अंदर सर कोई सर उसका मतलब कोई ब्लॉकेज हो गई है या फिर पूरी तरीके से वो हार्ट को फ्लो नहीं कर रहा, तो उस एरिया की नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, तो इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। ठीक है, जो वो ऑब्वियसली वहाँ पे वो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और वो इन्फेक्टेड एरिया हो गया है और वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। अब MI जो होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसकी ऑब्वियसली टाइप्स हैं, कोई बताएगा कॉमन सेंस यूज करके MI की टाइप्स? कॉमन सेंस यूज करनी थोड़ी सी। तो याद करो ECG चेंजेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ECG चेंजेस इन दैट MI थर्ड डिग्री वो तो ब्लॉक है ना यार। एंटीरियर वॉल MI, पोस्टीरियर वॉल MI, इंटीरियर वॉल MI, पोस्टीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, ठीक है। इंटीरियर वॉल MI की चेंजेस याद करो जो ECG में पढ़ा था हमने। ECG चेंजेस इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन पोस्टीरियर वॉल MI। अब ऑब्वियसली लेफ्ट साइड कोरोनरी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे हैं। नो टाइप 1 टाइप 2 नहीं है भाई, इसका नाम ही होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगर कॉम्प्रोमाइज हुई है तो कौन से MI होंगे? कॉमन सेंस बताओ। पोस्टीरियर वॉल MI होगा, इंटीरियर और लेटरल वॉल MI होंगे, और राइट कोरोनरी आर्टरी अगर कॉम्प्रोमाइज हुई है तो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर वॉल MI वेंट्रिकुलर जो होता है। तो इसको वॉल के रेफरेंस से MI लेते हैं, इंटीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, पोस्टीरियर वॉल MI, ठीक है। वॉल के रेफरेंस से मायोकार्डियल इंफार्क्शन की टाइप्स देखी जाती हैं। तो अभी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली कॉमन हम लोग सबको पता है, आप सबको आइडिया है। कुछ इसके हैं कंट्रोलेबल और कुछ हैं अनकंट्रोलेबल। कुछ ऐसी चीजें जिनको हम अपने कंट्रोल में, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो मे बी हमारे चांसेस जो हैं MI के वो कंट्रोल हो जाएंगे। और कुछ ऐसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस्मत में लिखा हुआ है MI होना है तो होना ही है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? कंट्रोलेबल क्या अनकंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे अनकंट्रोलेबल क्या हैं? जेंडर, हेरिडिटरी और एज। हेरिडिटरी है, एज का फैक्टर है ऑब्वियसली। अब एज भी एक टाइम है, आप 60 इयर्स ओल्ड, 70 इयर्स ओल्ड हैं, तो ऑब्वियसली वेसल्स की जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी चेंज हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस विद द टाइम डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, जो कि डील कर रही हैं टुवर्ड्स द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। So angina pectoris, which is a cardiac pain,
अभी ये पूछा जाता है एंजाइना क्या है, बार बार आपने सुना होगा एंजाइना, कार्डिक पेन, ये पढ़ो जी, इसकी डेफिनेशन है और देखते हैं आगे क्या है। Angina pectoris. In most people who sustain progressive constriction of their coronary arteries, cardiac pain called angina pectoris begin to appear whenever the load on the heart becomes too great in relation to the available coronary blood flow. This pain is usually felt beneath the upper sternum, over the heart, the left arm, and the left shoulder, neck, and even to the side of the face. The reason for this distribution of pain is that during embryonic life, the heart originates in the neck, as do the arms. So हमें यहाँ पता लगा angina pectoris क्या है। वही अगेन वही बात है कि when the load on the heart becomes too great in relation to the availability, तो उस वक्त क्या होगा जब लोड वहाँ पर ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई है, बैलेंस खराब हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी कोरोनरी आर्टरीज को और वो कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कार्डिक पेन कहते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजाइना की पेन। और ये पेन यूजुअली क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट आर्म में जाती है, ठीक है। यूजुअली आप पेशेंट्स अगर आपने देखे होंगे या सुने होंगे तो यूजुअली वो इनिशियली उनका यही प्लान होता है कि यही बता रहे होते हैं कि जी मेरे पेन हो रही है। कई लोग तो इवन कहते हैं हमारे गैस्ट्रिक पेन है, स्टमक की पेन है, मैदे की पेन, बहुत कॉमनली कहा जाता है कि यहाँ पेन है। तो ये आपका सारा एसोसिएटेड एरिया है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब डेवलपमेंट हो रही होती तो ये लेफ्ट साइड और ये हार्ट और ये चेस्ट, ये एरिया एक ही डर्माटोमल रेफरेंस से वो ओरिजिनेट होते हैं, तो वो वहां पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो पेन वहीं पर रेफर करती है सारी। सर जी सर, हम लोग यूजुअली तो फील नहीं कर सकते कोई भी चीज हार्ट या इस तरह से, तो ये इस्कीमिया के केस में कुछ होता है, कोई चीजें रिलीज होती हैं इस तरह की चीजों से हमें पेन फील होती है फिर पेशेंट्स को? देखो पेन, अब वही बात ना, पेन में इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो अपना रोल प्ले करते हैं और पेन के अंदर हमारे फाइबर्स हैं। अब ये आप सेकंड ईयर में इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेंसरी सिस्टम के अंदर के पेन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके फाइबर्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ से उसके पाथवे हैं, वो वहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल के एसोसिएटेड है हम यहाँ पेन पे बात करें। वो इंशाल्लाह सेंसरी सिस्टम में आपको पेन के पूरे उसकी फाइबर्स होते हैं, अल्फा फाइबर्स, गैमा फाइबर्स, फास्ट पेन, स्लो पेन, विसरल पेन, पैराइटल पेन, ये सारी वहाँ पर हमने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेन वहाँ से हो रही है और वो हमारे जो कंसर्न्ड एरियाज हैं, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म और एपिगैस्ट्रिक एरिया, यहाँ पर वो पेन फील होती है। और यूजुअली पेशेंट कंप्लेन क्या करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, कंफ्यूजन, पैल्पिटेशंस, ये मेनली उसकी कंसर्न होते हैं जब उसको किया जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि पेन कहाँ कहाँ पे एरिया, शोल्डर एरियाज में, बैक में, ये एपिगैस्ट्रिक एरियाज, ये यहाँ पर मेनली पेन होती है। और इसके अंदर पॉइंट याद रखना कि वेसोडाइलेटर ड्रग्स अगर दे दी जाएं, वेसोडाइलेटर ड्रग्स अगर वहाँ दे दी जाएं, शॉर्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर ड्रग्स दी जाएं जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रेट्स हैं, जिसमें कॉमनली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि घर में हर कोई अपने पास ये एंजिसिट की टैबलेट जरूर रखे। घर में यूज नहीं होनी, कोई सराउंडिंग में आप कोई देख लोगे किसी के पास, गाड़ी में रख लो 1-2 टैबलेट्स, किसी को देखो कहीं पर किसी की लाइफ बचे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे एंजिसिट की टैबलेट्स हैं, वो घर में जरूर होनी चाहिए, अपने पास आपकी होनी चाहिए, गाड़ी में 2-3 रख लो टैबलेट्स, किसी को रास्ते में कहीं देखो किसी को अगर कोई मसला हो रहा है उसको फटाफट जुबान के नीचे रख दो, उसको खिला दी जाए, मे भी उसकी जिंदगी बच जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो ये एंजिसिट्स की टैबलेट्स आपके पास होनी चाहिए जो कि लोकली शॉर्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट्स होते हैं और ये उसको इम्प्रूव करते हैं जो पेशेंट उसके सिम्टम्स हैं। ऑब्वियसली कार्डिक सप्लाई जो है उसको कनेक्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। सर डिस्प्रिन यूज कर सकते हैं, डिस्प्रिन भी आप कर लें। ये बदर ने फार्मेसी खोलनी है जी, बदर की फार्मेसी से सारे लें, ठीक है, बदर से सारे खरीदें फार्मेसी से। जी सर। सर वो वास्टर क्या? जी सर ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। ट्रीटमेंट तो हो गया, आगे कॉजेस ऑफ डेथ आफ्टर कोरोनरी इक्लूजन। अब कोरोनरी इक्लूजन हो गई तो डेथ क्यों होगी, ठीक है। डेथ होगी तो वो 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ऑब्वियसली हार्ट कोरोनरी आर्टरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट नहीं, वो काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। अब हार्ट की फंक्शन अगर कंप्रेस हो गया तो इसकी वजह से पीछे डैमिंग, वो जो हमने कल पढ़ा था सारा पल्मोनरी एडीमा वाला कॉन्सेप्ट, वो पीछे आपके बैक प्रेशर इंक्रीज कर जाएंगे, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाएगा, क्रेफ्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, कुछ चांसेस में फिब्रिलेशन हार्ट की डेवलप भी शुरू हो जाती है।
वो फिब्रिलेशन की 2-3 कॉजेज हैं कि उसका ऑब्वियसली कार्डियोमेगाली भी हो रही है, उधर ईसीजी के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं, जिसकी वजह से फिब्रिलेशन डेवलप हो सकती है। और क्या होता है कि वहां पर रप्चर ऑफ द हार्ट रप्चर भी कर सकता है। ठीक है, वो रप्चर कैसे करता है, सिस्टोलिक स्ट्रेच क्या चीज होती है, ये भी हम आगे करने जा रहे हैं जी रीड करें। डिक्रीज कार्डियक किसी और को जवार आपने पढ़ ली, और नाम लो जी। सर बदर कुंदल जी। बदर आओ जी, बदर फार्मेसी वाले आ जाओ। बदर आई थिंक बदर इज बिजी। कोई और नाम लो। सर मैं पढ़ दूं? कौन हो तुम? मैं सर मुस्तजाब। मुस्तजाब पहले आप किधर गए हुए थे? सर तब मेरा नेट का इशू था, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलो पढ़ो। When some of the cardiac muscle problem आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है। When some of the cardiac muscle fibers are not functioning and others are too weak to contract with great force, the overall pumping ability of the affected ventricle is proportionally depressed. The overall pumping strength of the infected area is often decreased more than one might expect because of a phenomenon called systolic stretch. When the normal portions of the ventricular muscle contract, the ischemic portion of the muscle, whether it is dead or simply non-functional, instead of contracting, is forced outward by the pressure that develops inside the ventricle. Pumping force of the ventricle is dissipated by bulging of the area of non-functional cardiac muscle. चलो अच्छा जी, अब ये थोड़ा समझना है आपने। नॉर्मल एरिया वर्सेस इन्फेक्टेड एरिया की बात हो रही है। इन्फेक्टेड एरिया में वहां पर फाइब्रस टिश्यू आ गया, स्कारिंग डेवलप हो गई है, वो थिन हो गया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया, क्योंकि उधर ब्लड नहीं जा रहा, उधर न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, वो उस तरह का फंक्शनल नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया। सो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल फंक्शनल एरिया वर्सेस इस्कीमिक नॉन फंक्शनल एरिया। तो जब होता क्या है, हार्ट के अंदर जब कंप्रेशन होती हैं, कंट्रैक्शन होती है, सिस्टमिक आपकी सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज भी काम करते हैं, तो उस कंट्रास्ट में जब हाई प्रेशर्स जनरेट होते हैं तो वहां पर जो वो लोकलाइज्ड एरिया जो कि नॉन फंक्शनल है, इस्कीमिक है, उसके चांसेस होते हैं कि वो बल्ज आउट करे, क्योंकि वो थिन हो जाता है, वो थिन पोर्शन हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, फंक्शनल एरियाज जो कि थिक होते हैं, मस्कुलेचर उसका स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द इस्कीमिक एरिया जो कि डैमेज्ड एरिया होता है, वो वीक एरिया बन जाता है और वहां पर वो सिस्टोलिक स्ट्रेच बनना शुरू हो जाता है। सिस्टोलिकली ड्यूरिंग सिस्टोल जो हार्ट है वहां से वो बाहर बल्ज आउट करना शुरू कर जाता है, और ये सिस्टोलिक स्ट्रेच ही अल्टीमेटली अगर प्रेशर्स हाई करते जाएं बहुत ज्यादा तो ये सिस्टोलिक स्ट्रेच ही कन्वर्ट होती है इनटू द रप्चरिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो अब इसमें हमें समझ ये आया कि लोकलाइज्ड एरिया जो एक इस्कीमिया हुआ था और वो नॉन फंक्शनल था और वो थिन हो गया है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वो पहले इनिशियली स्टेप 1 में तो वहां पर स्ट्रेचिंग होगी, सिस्टोलिक स्ट्रेच में वो बल्ज आउट करना शुरू करेगा, लेकिन अगर प्रेशर्स बहुत ज्यादा रेज कर जाते हैं तो वो चांसेस हैं कि वो रप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है और वो हाइपरटेंशन के साथ जा रहा है 210/150, तो वो चांसेस हैं कि वो रप्चर ही कर जाए उसका हार्ट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट इसका हमने कर लिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जिसमें सिस्टोलिक स्ट्रेच हो रहा है, और ऑब्वियसली डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ये जब होगा इनकेपेबल कंट्रैक्ट। ये पढ़ दो जी मुस्तजाब आगे। When the heart becomes incapable of contracting with sufficient force to pump enough blood into peripheral arterial tree, cardiac failure and death of peripheral tissues ensue as a result of peripheral ischemia. This condition, called coronary shock, cardiogenic shock, or low cardiac output failure. ठीक है, ये आपका सारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये क्या है जी, ये क्या हम कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ डेथ आफ्टर एक्यूट कोरोनरी एक्यूशन हुई है, उसके बाद डेथ की क्या कॉजेज हो सकती है। पहले हमने देखिए कार्डियक आउटपुट की डिक्रीज हो गया, सिस्टोलिक स्ट्रेच है और कार्डियक शॉक कन्वर्ट हो रहा है, कार्डियक शॉक से कार्डियक आउटपुट फेलियर की तरफ जा रहा है और वो डेथ हो सकती है। दूसरी कॉज हमने देखी दैट इज द डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी। ये वाला कल वाला जो कॉन्सेप्ट सारा था कि वो डैमिंग हो गई है, बैक प्रेशर क्रिएट हो गया, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया। जी ये कोई और रीड कर दे एनीवन। सर टाइम हो गया बेटे, मुझे आप लोगों ने लेक्चर शुरू हुआ है 11:40 पे, लेक्चर 45 पे शुरू हुआ है लेक्चर आप लोगों का।
ठीक है, तो मुझे 10 मिनट का मार्जिन सिर्फ दे दो, मैंने ये खत्म करना है आज. दिस मे बी माय लास्ट लेक्चर विद यू पीपल. जी सो फर्स्ट ईयर का लास्ट लेक्चर है आपके साथ? नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, मतलब चांसेस तो यही है कि मेरी कोशिश है कि इसको मैं वाइंड अप कर दूं. अब एक चीज और रह गई है एक्सरसाइज चेंजेस वाली, और पहले भी ये खत्म कर लो, फिर उसके बाद मेरे से गप्पे लगा लेना. पहले ये खत्म करो, फिर मैं बाद में बताऊंगा. करवा ले. मैंने नहीं कहा सर, ऐसे से करवाएं. हर किसी को कहता है सर इससे तो करवाएं एक दफा. चलो ऐसे तुम पढ़ दो यार. जी सर. The damming of blood in body's venous system. When the heart is not pumping blood forward, it must be damming blood in arteria and in blood vessels of the lungs or in the systematic circulation. This leads to increased capillary pressure, particularly in lungs, pulmonary edema. Damming of blood in veins often cause little difficulty during the first few hours after myocardial infarction. So again वही बात है कि अगर वो पंप नहीं कर रहा, पीछे बैकलॉग हो गया है, डैमिंग हो गई, ब्लड की डैमिंग हो गई है, आपके कैपिलरी प्रेशर्स इंक्रीज कर रहे हैं, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाएगा. पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो देखो पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो गया, तो क्या होगा, उसको डेथ हो सकती है, उसकी निकल पड़ा. फिर उसके बाद है फिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और इस एडिशन में मेरा ख्याल उसने ज्यादा ऐड किया है इस दफा कि वेंट्रिकल्स के फिब्रिलेशन कैसे हो रही है. इस्कीमिक हार्ट डिजीज का कोरिलेशन फिब्रिलेशन के साथ क्या है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इस दफा इस एडिशन में उसने ट्विस्ट किया है. ये इसको जी पढ़ें. जी सर. Fibrillation of the ventricles after myocardial infarction. एक पढ़ना है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर दूसरा पढ़ना है, इस तरह 1 by 1. ठीक है. Okay sir. Acute loss of blood supply to the cardiac muscles causes rapid depletion of potassium from the ischemic musculature. This also increases potassium concentration in the extracellular fluids surrounding the cardiac muscle fibers. And elevated extracellular potassium concentration increases the irritability of the cardiac musculature, causing fibrillation. So यहाँ पर उसने कहा है जी डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम हो गया है. जब ब्लड लॉस, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो वहां पर इंक्रीज डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम होगा फ्रॉम द इस्कीमिक मस्कुलेचर. ये जो इंक्रीज डिप्लीशन हुई है, इसकी क्या होगा वहां पर, अब ऑब्वियसली सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट करेगा. एलिवेटेड एक्सेसरी पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द इरिटेबिलिटी. पोटेशियम इंक्रीज किया तो इरिटेबिलिटी होगी, तो वहां पर मल्टीपल फोकाई बनेंगे, तो वहां फिब्रिलेशन के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. सो इंक्रीज सबसे पहले याद रखना कि पोटेशियम लेवल्स रेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इरिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से फिब्रिलेशन हो रही है. नंबर 2. Ischemia of the muscles causing injury current in patients with the acute myocardial infarction. That is, the ischemic musculature often cannot completely repolarize its membranes after heartbeat, and thus the external surface of this muscle remains negative with respect to normal cardiac muscles. Membrane potential elsewhere in the heart. Therefore, electric current flows in the ischemic area of the heart to the normal area and can elicit abnormal impulses which can cause fibrillation. चलो मुझे यहाँ पे कौन बताएगा, इंजरी करंट ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट था, क्या नाम? जे पॉइंट. वेरी गुड, जे पॉइंट. तो ये जे पॉइंट का रेफरेंस उसने यहाँ पे किया कि इस्कीमिया होगा तो वहाँ पे करंट इंजरी जो है उसकी ज्यादा फ्लो होगा, और वहाँ पर रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल फ्लोज फ्रॉम दिस इस्कीमिक एरिया टू द नॉर्मल एरिया जो है एबनॉर्मल पल्सेस डेवलप करने की शुरू करेगा, जिसकी वजह से फिब्रिलेशन डेवलप होगी. तो ये 2 कॉजेस मैंने भी आपको बताई फिब्रिलेशन की वेंट्रिकल्स में ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. फिब्रिलेशन को चैप्टर को लिंक किया जा रहा है एमआई के साथ, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. फिर तीसरा पॉइंट क्या है जी? जी पढ़ो. Powerful sympathetic reflexes often develop after massive infarction. The sympathetic stimulation also increases irritability of the cardiac muscles and thereby predisposes to fibrillation. यहाँ पर सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से भी क्या हो रहा है, इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जिससे चांसेस हैं कि वो फिब्रिलेशन डेवलप हो जाएगा. और फोर्थ वन क्या है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि वो सिस्टोलिक स्ट्रेच की वजह से डायलेट कर गया वेंट्रिकल. जब वो डायलेट कर गया तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, तो री एंट्री सर्कस मूवमेंट्स एक्टिवेट हो गई, रिफ्रैक्टिवनेस उसकी चेक हो सकती है, जिसकी वजह से ये फोर्थ पॉइंट ये है कि उसकी डायलेशन हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, सर्कस मूवमेंट्स एक्टिवेट हो गई, फिब्रिलेशन हो गई. तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि फिब्रिलेशन इन ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्यों होती है, उसकी ये 4 कॉजेज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा जी, अब वो हम बात जो कर रहे थे सिस्टोलिक स्ट्रेच से कार्डिक टेम्पोनेट की और रप्चर की, वो अब हम देख लेते हैं. जी पढ़ दें, कोई और पढ़ दे, एनीवन?
जी ऐसा किसी का नाम? Yes, sir. So during the first day or so after an acute infarct, there is a little danger of rupture of the ischemic portion of the heart. But a few days later, the dead muscle fibers begin to degenerate, and the heart wall becomes stretched very thin. Dead muscle bulges outward to a severe degree with each heart contraction. Systolic stretch becomes greater and greater until finally the heart ruptures. When a ventricle does rupture, loss of blood into the pericardial space causes rapid development of the cardiac tamponade, compression of the heart from the outside by blood collecting in the pericardial cavity. Because of this compression of the heart, blood cannot flow into the right atrium, and the patient dies of suddenly decreased cardiac output. जी कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है? Anyone? So build-up of fluid in the pericardial effusion. जैसे pericardial effusion हो जाती है और Pericardial fluid के heart है वो पंप नहीं कर पाता सही तरीके से। हार्ट का कुछ रप्चर हो समझ नहीं गया आई। और सुन लो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था शुरू में हार्ट के अंदर आउटर एक लेयर होती है, एक बाहर की झिल्ली होती है जिसने प्रोटेक्ट किया होता है और बीच में उसके फ्लूइड होता है जो कि मैकेनिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। याद आया आपको? शुरू में बताया था मैंने। उसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस होती है बीच में और बाहर पेरिकार्डियम होती है। तो जब ये रप्चर कर जाता है हार्ट तो वो सारा ब्लड जो है वो उस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर आ जाता है। अब आप खुद देखो कि आप नॉर्मली आपके जो हैंड्स की मूवमेंट है, अगर मैं कहूँ हवा के अंदर हैंड्स की मूवमेंट करो तो वो डिफरेंट होगी, और मैं कहूँ कि स्विमिंग पूल के अंदर जाके पानी के अंदर अपने हाथ की मूवमेंट करो तो बताओ कहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है? पानी में, स्विमिंग पूल में। ठीक है, तो सेम यही होगा कि हार्ट को जब बाहर सराउंडिंग में उसको ब्लड ही ब्लड मिलेगा तो उसकी हार्ट की जो पंपिंग इफेक्टिवनेस है वो चैलेंज हो जाएगी, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। उस कंडीशन में जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, हार्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को जब ट्रीट किया जाता है तो सडनली क्या किया जाता है, उनकी ये जो पेरिकार्डियल की जो झिल्ली है उसको रप्चर किया जाता है, इधर इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर लेके पूरी सुई अंदर तक मारते हैं जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाती है और सारा ब्लड बाहर निकल आता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, आउटर लेयर पानी की भर गया, ब्लड उसमें भर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो मूवमेंट है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, सिस्टोल, डायस्टोल, वो हो नहीं पा रहे क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट जो है वो रप्चर हो गया और वो कार्डिक टेम्पोनेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकवरी हैं जिसमें उसने वही बात की है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल की बात की है। ऑब्वियसली जो नॉन फंक्शनल एरिया है, इस्कीमिक एरिया है, वो सबसे पहले आप देखो कि वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होता है, फाइब्रस टिश्यू के बाद वो डेड टिश्यू में कन्वर्ट होता है, डेड टिश्यू के बाद स्कारिंग होती है, स्कारिंग के बाद क्या होता है, वहां पर हाइपरट्रोफी डेवलप होना शुरू हो जाती है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर टू कंपनसेट दैट वीक एरिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिकवरी हैं, यहाँ मैंने इसकी डिटेल नहीं डाली, इसको एक दफा रीड आपने गाइडेंस से कर लेना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट स्टेज का एक फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, ये होगा तो उसके बाद ये होगा तो उसके बाद ये होगा। जी, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम ये हम कर चुके हैं मेरा ख्याल है ना? यस सर, बाकी सारा कर चुके हैं, कर लिया है। एंजाइना पेक्टोरस भी कर लिया हमने। यस सर, कर लिया। इसकी ट्रीटमेंट हमने नहीं देखी, ट्रीटमेंट नहीं देखी। वेसोडिलेटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन ये हमने बताए थे, ये आपको ये मैंने बता दिए थे सर। सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन, बाकी तीन। चलो वेसोडिलेटर्स बाकी बता देता हूँ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और एक ड्रग जो कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे आपको उस दिन बताया था कि हमने खत्म हो गई है, वो कौन सी थी? बीटा ब्लॉकर्स। इसमें से निकाल दोगे तो वो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जो कि बार बार हम लोग बहुत सुनते हैं, कैबेज बाईपास करवा के आए हैं, फैशन बन गया। मतलब जो बंदा भी आप सुनते हैं जी, वो अब आजकल ट्रेंड भी ये बन गया है कि जो सर्जन्स हैं वो जो मैल प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, थोड़ी सी वो चीज़ जो है वो एंजियोग्राफी से या एंजियोप्लास्टी से अगर ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ मैल प्रैक्टिस होती है कि वो जो उसको इतना डराया जाता है कि बस भी तेरी ज़िंदगी का ये आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, बाईपास करवाएगा तो तुझे छोड़ेंगे, तो वो बाईपास करवा के ही निकलता है फिर पेशेंट। ठीक है, हालांकि वो इंडिकेटेड अगर हो या ना हो, वो बाईपास उसका हो जाता है, और वो बाईपास से क्या होता है जी, उसकी हम ग्रेट सेफनेस वेन यहाँ से लेते हैं जी। कहाँ होती है ग्रेट सेफनेस वेन? लेग में, लोअर। आज भी उसका पाथवे याद है कि आपका कौन सा था, लेटरल मेलुलस के मीडियल मेलुलस से मीडियल। ऐसी टर्म्स बोला करो ना तुम लोग अब, ऐसे लेग से मतलब ये बात मैं किसी को पढ़ाऊं ना 1 साल, तो तुम लोगों को एनाटॉमी अगर किसी को मैंने पढ़ाई हो तो वो पता नहीं कौन बंदा हो, वो डॉक्टर ना हो एटलीस्ट, वो ये बताएगा कि लेग से निकलती है।
मतलब आप लोग टर्म्स तो वो यूज किया करो, थोड़ी सी एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ी है तो टर्म्स तो यूज कर लिया करो, लॉजिकल। सर आपकी एनाटॉमी इतनी बुरी है। इसकी तुम लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहा है ना कि लेग से निकल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेट सफनेस वेन आपने ये लैंडमार्क्स यूज करने के, मीडियल मेलुलस के ऊपर से गुजरती है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाती है उसका पाथवे आपको आइडिया होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को नहीं पता था। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको पढ़ो जी। अब कोई पढ़ेगा इसको, वाइंड अप करें, 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं सिर्फ। Surgical treatment of coronary artery disease. Coronary artery bypass graft was developed in which a section of subcutaneous vein is removed from an arm or leg and then grafted from the root of the aorta to the side of the peripheral coronary artery beyond the atherosclerosis blockage point. One to 5 such grafts are usually performed, each of which supplies a peripheral coronary artery beyond a block. ठीक है जी, ये आपके बाईपास होते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ्ट डेवलप किया है, इसमें डिक्रीज हो गई, देखो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, और यूजुअली पेशेंट्स की फिर ये सेफनेस वेन्स को देखा जाता है, और ये पेशेंट मैंने खुद देखे में जिनके 4-4, 5-5 ग्राफ्ट्स, मतलब बिफोर कमिंग टू RLMC आई वाज इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल, और वहाँ पर मतलब 5-5, 6-6 ग्राफ्ट के साथ, और लोगों के रिपीटेड भी होते हैं, 5 साल बाद रीडू भी होते हैं, तो इतना वहाँ पे सीवियर केसेस होते हैं जो कि देखे जाते हैं, और वो बाईपास उनके इतने सीवियर होते हैं। ये देखो, ये तो एक सिंपल आपको नजर आ रहा है, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट किया गया, यहाँ से भी कनेक्ट किया गया, तो अल्टीमेट टारगेट क्या होती है कि वो जो मेन स्ट्रीम है वहां से एक पकड़ के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो जाए, जिसके बाद वो ये एरिया जो है लोकलाइज्ड एरिया जहाँ पे स्कीमा डेवलप हुआ हुआ है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं जा रही, वहाँ पर वो ब्लड सप्लाई मेंटेन हो जाए और वो ठीक हो जाए। ठीक है जी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये भी एक प्रोसीजर है जी, क्या होता है इसके अंदर? Sir, insertion of a catheter. जी जी, वेरी गुड बेटे, पढ़ो आप आगे। कैथेटर तो जा रहा है, लेकिन कैसे करें? शाबाश, इसको रीड कर दो। Coronary angioplasty. Procedure has been used to open partially blocked coronary vessels before they become totally occluded. A small balloon-tipped catheter about 1 millimeter in diameter is passed under radiographic guidance into the coronary system and pushed through the partially occluded artery until the balloon portion of the catheter straddles the partially occluded point. The balloon is then inflated with high pressure, which markedly stretches the diseased artery. जी, क्या पता लगा? इसमें हमने कैथेटर पास किया है और जाके उसको डीफ्लेट कर दिया, जिसकी वजह से जो इंटरनल ब्लॉकेज हुआ हुआ था उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये हम एंजियोप्लास्टी यूज करते हैं। इसमें स्टेंट्स का भी नाम आपने सुना होगा, स्टेंट्स, स्टेंटिंग सुनी है ना, बहुत कॉमन है। स्टेंट डलवाए में 4 स्टेंट इधर डले में, 5 डले में, 6 डले में। इसका एक बहुत बड़ा वो भी आया था, स्कैम भी आया था, सब पता है ना आप लोगों को स्टेंट्स का? जी, A small stents. Yes, sir. Small stainless steel mesh tubes called stents are sometimes placed inside a coronary artery dilated by angioplasty to hold the artery open, thus preventing its restenosis. ठीक है जी, सिंपल सी बस ये। अब थोड़ी सी Restenosis. क्या हो गया सर? बस हो गई है, बस हो गई है। आज सुबह से आप लोग, मेरा ख्याल है एनाटॉमी आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ी है। सर जुमा भी पढ़ना सर, काफी है। जुमा भी पढ़ना है, मैंने भी पढ़ना है भाईजान, मैंने भी पढ़ना है। दूसरा ये कि आप लोगों ने सुबह टाइम जो 1.5 घंटे का मेरा ख्याल है एनाटॉमी का लगा रहा है, जिसमें आप लोग काफी ज्यादा एनाटॉमी आप बहुत शौक से पढ़ते हैं ना आजकल, तो एनाटॉमी आप लोगों ने जी बहुत सर। ज्यादा पढ़ी है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हुए पड़े इस वक्त एनाटॉमी और बायोकेम पढ़ के। आखिरी लेक्चर फिजियो का था, दैट्स व्हाई यू पीपल आर सो मच एग्जॉस्ट। बिल्कुल अब सर। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज वाला पोर्शन रह गया है, और स्पेशल सर्कुलेशन जिसमें फीटल सर्कुलेशन है, और वो देखते हैं अब कौन कराता है, नेक्स्ट वीक में होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।